Good morning everyone, welcome to the class. Today we are going to start with the next topic of electrostatic, that is Coulomb's law. So let us have a look. Before doing Coulomb's law, few things about charge we need to consider. तो सबसे पहले हम चार्ज को, कोई भी चार्ज अगर हम कंसिडर करेंगे इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में, तो उसको हम पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लेते हैं जनरली। पॉइंट चार्ज क्या है? बेसिकली ए पॉइंट चार्ज, और इसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। पॉइंट चार्ज कह लीजिए। पॉइंट चार्ज की जो शेप होगी बेटा वो स्फेरिकल होगी, ठीक है, स्फेरिकल। कोई रेडियस हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा इसका कोई रेडियस लेने का मतलब नहीं है, स्फेरिकल होगा ये, ठीक है। उसके बाद बहुत ही टिनी साइज होगा, टिनी साइज, बहुत ही स्मॉल साइज होगा, टिनी साइज, ठीक है। इसका मास नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल मास अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज नेग्लिजिबल मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नेग्लिजिबल मास ही होगा। तो इस तरह से हम ये कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं। पॉइंट चार्ज स्फेरिकल इन शेप होगा, बहुत ही इसको हम स्फेरिकल इन शेप से भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, डॉट से भी हम दिखा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के केस में ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जब भी हम कंसिडर करेंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसको हम माइनस क्यू या प्लस क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइनस क्यू अगर हम ऐसे लिखेंगे, या फिर इसके अंदर हम लिख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट्स चार्ज, ठीक है। तो ये बहुत टिनी है, इसका शेप से हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत टिनी पॉइंट चार्ज है। नाउ लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ में क्या होता है बेटा, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस लें, एक हमारे पास से दिस इज चार्ज Q1 एंड इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस Q2। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R इज द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, ये R उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बेसिकली कूलॉम्स ने जो हमें दिया, this formula, this law gives the force of attraction or repulsion between two charges। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। अब वहाँ पर क्या करते थे, मान लीजिएगा कि ये एक मास है, m1 मास रखा हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग m2 यहाँ पर मास रखा हुआ है, दो मास, देयर आर टू मासेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, एंड r इज द सेपरेशन इन बिटवीन देम। तो हम क्या कहते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ रिपल्शन की बात नहीं करते थे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम वाज g प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 मल्टीप्लाई बाय m2 एंड डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, r का स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, इसी के करस्पॉन्डिंग बेटा कूलॉम्स लॉ से हम कूलॉम्स फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन देखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके लिए लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह एक और कांस्टेंट आएगा दूसरा, वो कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होगा, इसको हम K से लिख देते हैं। m1 मास को हम Q1 चार्ज से लिख देते हैं, इसको Q2 चार्ज से लिख देते हैं, और इसके नीचे हम R स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है। सो दिस फॉर्मूला इज कूलॉम्स लॉ, बेसिकली दैट गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है, यहाँ रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी होता है, डिपेंड्स ऑन चार्जेस। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी हमने लिखा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डिपेंड्स या ऐसे कहिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है हमें, विदाउट कंसिडरिंग साइन, वी विल नॉट कंसिडर देयर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, हम दोनों को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर लिखते हैं F इज रेसिप्रोकल टू R स्क्वायर, द सेपरेशन इन बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय Q2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये ऐसे आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा K,
इसको हम लिख सकते हैं Q1, इसको हमने लिखा Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, हमने मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दिया। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है फार्मूला। अब देखिएगा इसके बारे में और थोड़ा सा एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। ये बेसिकली K क्या है, व्हाट इज K? K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्टैटिक कांस्टेंट, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। K को देखो ऐसे निकाल सकते हैं, F क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा FR स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। तो ये आपके पास फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई कूलम इनटू कूलम, सो दैट गिव यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ कूलम स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, हमें याद रखनी है, ठीक है। नाउ this K can also be written in the term of another constant, that is the permittivity of medium epsilon naught. If you are talking about this constant in air, means if you are calculating the force in air, if both the charges are placed in air or vacuum, then 4 pi epsilon naught, ये हमने K लिखा, K is equal to 1/4 pi epsilon naught। इतना समझ में आ गया आपको। Now इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट बेटा जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 हाँ जी, तो 8 बता रहे थे आपको 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके जो ये यूनिट्स हैं इनका रेसिप्रोकल यूनिट्स हो जाएंगी क्योंकि नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल है इसके। तो आपको यहाँ पर दो कांस्टेंट मिले, एक आपको K मिला, फर्स्ट कांस्टेंट वाज K वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। दूसरा आपके पास जो K इज मेड अप ऑफ एप्सिलॉन नॉट टर्म्स। एप्सिलॉन नॉट टर्म क्या होती है आपके पास? दिस इज द परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बेसिकली। और अगर हमने यहाँ पर नॉट लगाया है तो ये स्पेसिफिकली वैक्यूम के लिए है, और आप एयर कह सकते हैं, सिंपली एयर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीन्स दिस एप्सिलॉन, दिस परमिटिविटी वेरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स इन वाटर, देन दिस द वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 विल वेरी। वो कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैपिटल K। वो आगे फर्दर हम इसमें देखेंगे इन मीडियम। तो इसका मतलब ये तो हमने कांस्टेंट के बारे में बता दिया आपको। इसमें एक कांस्टेंट K आया जो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर K यूज नहीं करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर लीजिए। उसमें 4 पता है आपको, पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इट विल टेक द शेप, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये फॉर्म हमने बेसिकली मैग्नीट्यूड में लिखा है, नॉट इन वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया। दिस वाज कूलम्स लॉ। तो यहाँ से हम, अगर हमें चार्जेस पता है, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पता है, और अगर उनका सेपरेशन पता है, द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट इजीली। लेट अस सी हाउ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। For example, we have two charges Q1 and Q2. मान लीजिएगा Q1 is 3 microcoulomb, means 3 into 10⁻⁻6 coulomb, और Q2 आपके पास है बेटा 4 microcoulomb, means 4 into 10⁻⁻6 coulomb, ठीक है। ये दो चार्जेस आपको गिवन है, ये आपके पास Q1 गिवन है, दिस इज योर Q2, और उनके बीच का सेपरेशन आपको 2 मीटर गिवन है, राइट। मीन्स R इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 2 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये भी बताइए कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। व्हाट वाज K? 9 into 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q, दिस इज 3 into 10⁻⁻6, 4 into 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R स्क्वायर। व्हाट वाज R?
देन स्क्वायर ऑफ 2, राइट। तो यहाँ से हम कैलकुलेट किया ये, तो आपके पास आएगा 2 टू ज़ा 4, देखिए 2 टू ज़ा 4 एंड 4 ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद बना 27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 -12 प्लस 9 पावर्स की देंगे तो -3 बनेगा। तो -3 न्यूटन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, नेचर की अगर हम बात करते हैं तो बोथ द फोर्सेस आर पॉजिटिव एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, तो रिपल्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है, नॉट अट्रैक्शन, रिपल्शन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इफ वी नो टू चार्जेस एंड द सेपरेशन इन बिटवीन देम। लेट अस स्टार्ट विद द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R square in vector form and how to analyze the situation. Suppose we are having two charges, Q1 is there and the second charge suppose Q2 is there, ठीक है। The separation in them is R in magnitude, ये यहाँ पर R separation है, ठीक है। Suppose both are positive charges initially, maybe positive और negative, but हम consider कर रहे हैं they are positive charges, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस Q1 एंड प्लस Q2, फोर्स जो Q1 पर लगेगा Q2 की वजह से देखो रिपल्शन होगा भाई, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको आगे की तरफ भगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको आगे की तरफ भगाएगा। भाई दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, दो बच्चे हैं क्लास के, दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है, जेलसी है दोनों में, तो ये इसको दूर भगाएगा, ठीक है, ये इसको दूर भगाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये इसको दूर भगाएगा, इस तरह से फोर्स जाएगा, अवे जाएगा। इसी तरीके से जब इसकी टर्न आएगी तो ये इस वाले फोर्स को दूर भगाएगा, ये भी अवे टर्न जाएगी। तो दोनों ही फोर्सेस बाहर की तरफ जा रहे हैं, दोनों ही चार्जेस बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया Q1, तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर तो हमेशा ऐसे लगेगा। और Q2 पर जो फोर्स लगेगा force on 2 due to 1 represented by this particular format. Now 1 से जो 2 की तरफ फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं R1 से 2 लग रहा है तो R1 से 2, 2 से 1 की तरफ जो फोर्स लगेगा उसके लिए हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं R21 रिप्रेजेंटेड बाय 2 यूनिट वेक्टर्स। एंड मैग्नीट्यूड की अगर हम इनकी बात करें तो मैग्नीट्यूड तो इनका बराबर होगा, ठीक है बेटा, R12 और R21 अगर हम लिखें तो मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर होंगे, बट नेचुरली द डायरेक्शन इज अपोजिट, तो 1 इज द रेसिप्रोकल और इन डायरेक्शन मींस दे अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म से ही याद आया कि इस वेक्टर को, इस यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ a vector that is R12 vector and divide by R12 magnitude of that particular vector, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्योंकि काम आएगा हमारे, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी लिख के बता रहा हूँ। R21 ये कैसे लिखा जाएगा, R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। वन मोर अटेम्प्ट हम यहाँ पर करते हैं इसको लिखने का कि R12 वेक्टर को हम अगर लिखें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। R12 अभी हम देख लेते हैं, चलो इतना आप समझ लीजिएगा कि कैसे आया है, उसके बाद हम देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्स F। तो फोर्स F इन मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हम इन मैग्नीट्यूड लिखते हैं विदाउट डायरेक्शन। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हमें फोर्स लिखना होगा F1 से लेकर 2, तो ये लिखेंगे K Q1 Q2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 divided by R square is the separation in between them, this is the magnitude and the direction is given by unit vector। तो इस F12 के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, फोर्स 1 पर लग रहा है बिकॉज ऑफ 2, तो 2 ने फोर्स लगाया 1 पर, 2 ने फोर्स लगाया 1 पर, F12 इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में बेटा यूनिट वेक्टर आपके पास R21 कैप है, दिस इज R21 कैप। अगर ये समझ में आ गया तो वेक्टर फॉर्म आपको इजीली क्लियर है। इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2
डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू, इसी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इस इट्स मैग्नीट्यूड को r से लिख लो क्योंकि 2 1 का भी मैग्नीट्यूड देखो हमने लिखा हुआ है, r21 का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो खैर यूनिट वेक्टर है 1 होगा, अगर हम r21 वेक्टर लिखें और r12 वेक्टर लिखें और इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो बेसिकली r के बराबर ही होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर, और ये हमने लिखा, अब इसको भी ऐसा लिख लो फिर आप, ये r21 है, r21 के करस्पॉन्डिंग r21 है, ठीक है, और यहाँ हमने इसको लिखा r21, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड, और ये यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर वाली टर्म थी, दिस वाज स्क्वायर, ठीक है, वो हमने चेंज कर दिया। ऐसे आप इसको लिखिए F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय, आपके पास बनेगा R21 का क्यूब ऑफ दैट मल्टीप्लाई बाय वेक्टर फ्रॉम, देखिएगा फोर्स लग रहा है 1 पे 2, फोर्स 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2, फोर्स 1 पे लग रहा है ड्यू टू 2 लगा रहा है फोर्स 1 पे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर लिया था 2 से 1, तो फोर्स लग रहा है 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ फोर्स लग रहा है, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, दैट्स वाई R1, वैसे भी इसको हम लिखने का तरीका है R21 को 1 - 2 करके लिखते हैं हमेशा, R1 - R2 डिवाइड बाय, देख लीजिए R1 - R2, दिस इज R1 माइनस में R2, और ये क्यूब हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और भी अच्छा इसको लिखना है, इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, कितने भी तरह से लिख लो, बाकी एक्चुअल फॉर्म तो हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 एंड द क्यूब ऑफ दैट मल्टीप्लाई बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लीजिएगा, ये और मोस्ट कॉमन फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, दिस इज हाउ वी मे राइट इट ओवर हियर, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक फॉर्मेट हमने ये लिखा था, एक फॉर्मेट हमने ये लिखा है मेन, दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट एंड दिस इज सेकंड फॉर्मेट, डायरेक्टली आपको ये विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम दूसरा टर्म लिखें, 2 1 और 1 2 कुछ लिखें इसमें, तो F12 देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं F21 वेक्टर कैन बी रिटन एज, एक तो हमारे पास आ गया Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर इनटू में R12 कैप, दिस इज फर्स्ट, then second form we may write it here 2 1 that is equal to k q1 q2 डिवाइड बाय r क्यूब कर दीजिए और यहाँ पर r12 वेक्टर कर दीजिएगा। थर्ड फॉर्म F21 इस तरह से लिख सकते हैं k q1 q2 डिवाइड बाय ये r12 जो ये सेम है उसी तरीके से लिख दीजिएगा, दैट इज 2 - 1 vector divided by 2 - 1 vector and the magnitude of that and cube of that, this is the third form that we may write it here। तो ये तीन तरह से हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ फोर्स की, अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा, नेचर ऑफ कूलॉम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, इफ प्रोडक्ट ऑफ देम, इफ Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है, इफ देयर प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मींस नेगेटिव आएगा। देखिए प्रोडक्ट सीधा सीधा अगर हम यहाँ पर साइन की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, मींस कहने का मतलब है लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आएगा। और Q2 चाहे कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, इधर Q1 इज पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, या फिर Q2 इसके साथ क्या है, नेगेटिव में है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, Q1 नेगेटिव है और Q2 क्या है, पॉजिटिव है, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, तभी क्या होगा बेटा, Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो इस केस में जो फोर्स है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस तरह से। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ये फोर्स, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फोर्सेज ऐसे लगेंगे एक दूसरे को। भाई ये इसको खींचेगा, मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, एज वेल एज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे इनके बीच में, राइट। आर इज द सेपरेशन इन बिटवीन देम, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा अगर हम इसमें केस देखें, इफ Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 इज ग्रेटर देन 0 मींस इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इसमें कंडीशंस क्या, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। दूसरे केस में Q1 इज नेगेटिव और Q2 इज नेगेटिव। तो बेटा दोनों ही केसेस में अगर हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दिस इज द सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड कंडीशन है। तो इस केस में लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहले हमने डायग्राम बनाया था, अभी जो कूलम्स की वेक्टर फॉर्म हम बना रहे थे उसमें हमने दोनों को पॉजिटिव कंसीडर किया था। ये Q1 लिया, ये Q2 लिया। 2 ने 1 पर लगाया, धक्का लगा, 2 ने 1 को इधर की तरफ पुश किया, 1 पे लगा है ड्यू टू 2, और 2 पर लगा है ड्यू टू 1, ये इधर की तरफ गया। एंड R is the separation in between them. This is the condition for Q1 into Q2 less than 0 and this is Q1 into Q2 greater than 0 अगर हम साइन भी उनके कंसीडर करते हैं। This is the nature of force. Now next topic, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, कैसे रिप्रेजेंट नहीं किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफरेंट। देखिए अगर हम फोर्स इन मीडियम की बात करें, फोर्स इन एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, तो हमारे पास सिंपली ये फोर्स होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मींस इन वैक्यूम, ये हम बात कर रहे हैं इन वैक्यूम कह लो, या फिर वैक्यूम में बात कर लीजिए, या फिर आप एयर का कह लीजिएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एयर हम लिख देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये फोर्स होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये नॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻⁻12, ये वैल्यू एयर वैक्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी मीडियम के लिए नहीं है। तो ये तो हो गया इन एयर। और दूसरा हम लिखे यहाँ पर मीडियम के बारे में, सिंपली एफ से लिख दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा आपकी बार, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, एंड दैट इज Q1 Q2 चार्जेस तो वही सेम है, और उतना ही डिस्टेंस हमने उसके बीच में रखा है। तो ये क्या है, इन अ मीडियम फॉर विच परमिटिविटी उसकी कितनी है, मीडियम ऑफ परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन, सीधा लिख देते हैं ना, एप्सिलॉन परमिटिविटी कितनी है उसकी, एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड देम, एफ नॉट बाई एफ अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो देखिएगा सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आप देख लीजिएगा फटाफट से इसको। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, समझ में भी आएगा। Q1 Q2 over R square divided by Q1 Q2 over R square, eliminating these terms from here, आपके पास 4 पाई 1/4 पाई ने 4 पाई को मारा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस वुड बी, इट वुड बी एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो F नॉट बाई F वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इसको हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी हम इसको कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड बहुत कॉमन होता है, परमिटिविटी। जब भी हम परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वर्ड आ जाता है, तभी रिलेटिव ऐड हो जाता है। तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम,
उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसको हम एक और सिंबल एक के इस तरह का हम बनाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, अलग से के बना लेते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी को हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जनरली आपको इस चैप्टर में डिफरेंट मीडियम्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर, फॉर वाटर दिस एप्सिलॉन r इज 80, ये वाटर के केस में होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दिस k इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 80 होता है। एक हमने पहले कैपिटल K पढ़ा था, वो K हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। और वो भी एयर के केस में होती है, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज 80 फॉर वाटर। यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझें। मोरओवर वी कैन टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑन फोर्स। इतना हो गया ना। उसके बाद आप देखिएगा हमने जो अभी लिखा है यहाँ पर, बेसिकली देखिएगा ये लिखा हमने यहाँ पर अभी ये वाली टर्म हमने यहाँ पर ये लिखा है कि दिस एप्सिलॉन r और k, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू f नॉट डिवाइड बाय f मींस मीडियम। तो ये हो गया बेटा फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर कह लो, वैक्यूम कह लो, फ्री स्पेस कह लो, डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, राइट। ये फोर्स इन मीडियम है यहाँ पर हम अगर बात करें। तो इसका मतलब हम ये इधर से ये कह सकते हैं कि अगर हमें फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा, देखिएगा वो क्या होगा, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय दिस एप्सिलॉन r। और अब ये भी कह सकते हैं एफ नॉट डिवाइड बाय, ये सिंबल अगर चेंज कर दें तो ये के हो जाएगा यहाँ पर। सो इट मींस फोर्स इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन एयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी मैक्सिमम इन एयर, बिकॉज यहाँ पर जो परमिटिविटी है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में यहाँ पर जनरली इट इज मैक्सिमम इन एयर, और अगर किसी भी मीडियम की बात करते हैं तो उसमें फोर्स वो रिड्यूस हो जाएगा। और कितना रिड्यूस हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। मींस फोर्स इन मीडियम इट इज इक्वल टू 1/k टाइम्स द फोर्स इन एयर और वैक्यूम, जो हम एप्सिलॉन नॉट टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इज नॉट अ फेयर, दिस इज फोर्स इन एयर। मैं इसको फिर वैक्यूम लिख देता हूँ, अगर फिर स्पेस लिख देता हूँ कोई प्रॉब्लम है तो, फोर्स इन एयर, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस वी मेड हियर। ये एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है डिफरेंट केसेस में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एप्सिलॉन r 80 लिखा, किसके लिए, वाटर के लिए। अगर हम एयर की बात करते हैं तो एप्सिलॉन r 1.0054054 होता है, ठीक है।